नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की हमारी कहानी। कविता ने आंखें खोली तो सिर दर्द से फटा जा रहा था। एक क्षण के लिए तो सब कुछ धुंधला सा लगा, मानो कोई डरावना सपना देख रही हो। उसने कहराते हुए इधर उधर देखने की कोशिश की थी। अनिका, ओ अनिका! उसने स्वयं बेहद कमजोर स्वर में अपनी सेविका को पुकारा, लेकिन उसकी पुकार छत और दरवाजों से टकरा कर लौट आई। कहाँ मर गई? कहते हुए कविता ने सारी शक्ति जुटाकर उठने का यत्न किया। तभी खून में लथपथ अपने हाथ को देखकर उसे झटका सा लगा और वह सिर दर्द भूलकर खून खून चिल्लाती हुई दरवाजे की ओर भागी थी। कविता की चीख सुनकर पड़ोस के दरवाजे खुलने लगे और पड़ोसी ने पूजा और रेनू दौड़ी आई थी। क्या हुआ कविता? दोनों ने संवेद स्वर में पूछा। खून में लथपथ कविता को देखते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। कविता अधिक देर खड़ी न रह सकी, वह दरवाजे के पास ही बेसुध होकर गिर पड़ी। तब तक वहां अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी। पूजा और रेनू बड़ी कठिनाई से कविता को उठाकर अंदर ले गई। वहां का दृश्य देखकर वे भय से कांप उठी। दीवार पूरी तरीके से खून से लथपथ था। कविता के सिर पर गहरा घाव था, किसी भारी वस्तु से उसके सिर पर प्रहार किया गया था। रेनू ने भी अनिका को पुकारा था, पर कोई जवाब ना पाकर वह स्वयं ही रसोई घर से थोड़ा जल ले आई थी और उसे होश में लाने का प्रयत्न करने लगी थी। पूजा ने तुरंत कविता के पति कमलेश को फोन कर सूचित किया था। अन्य पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दे दी थी। सभी इस घटना पर आश्चर्य जाहिर कर रहे थे। बड़े से 5 मंजिला भवन में 30 से अधिक फ्लैट थे। मुख्य द्वार पर 2 चौकीदार दिन रात उस अपार्टमेंट की रखवाली करते थे। नी, नीचे ही उनके रहने का प्रबंध भी था। इस साई रेजिडेंस के ज़्यादातर निवासी वहां लंबे समय से रह रहे थे और भवन को पूरी तरह सुरक्षित समझते थे। अतः इस प्रकार की घटना से सभी का भयभीत होना स्वाभाविक ही था। आनन फानन में कमलेश आ गया। उसका ऑफिस अधिक दूर नहीं था, पर आज ऑफिस से फ्लैट तक पहुंचने का 15 मिनट का समय उसे एक युग से भी लंबा प्रतीत हुआ था। अपने घर का दृश्य देखते ही कमलेश के हाथों के तोते उड़ गए थे। घर का सामान पूरी तरह बिखरा हुआ था। लोहे की आल का सेफ खुला पड़ा था और सामान गायब था। अनिका, अनिका! कमलेश ने भी घर में घुसते ही उसे पुकारा था, पर उसे न पाकर एक झटका सा लगा उस भरोसे को जो उन्होंने अनिका को लेकर बना रखा था। अनिका को कविता और कमलेश ने सेविका समझा ही नहीं था। वह घर का काम करने के साथ ही कविता की सहेली भी बन बैठी थी। कमलेश का पूरा दिन तो दफ्तर में बीतता था, पर घर लौटने में रात के 9-10 ही बज जाते थे। कमलेश एक सॉफ्टवेयर कंपनी में ऊंचे पद पर था। वैसे भी काम में जुटे होने पर उसे स्वयं समय का होश ही कहाँ रहता था। कविता से कमलेश का विवाह हुए मात्र 10 माह हुए थे। कविता एक संपन्न परिवार की 2 बेटियों में से सबसे छोटी थी। पिता बड़े व्यापारी थे, अतः जीवन सुख सुविधाओं में बीता था। माता पिता ने भी कविता और उसकी बहन पारुल पर जी भर कर प्यार लुटाया था। अभाव किस चिड़िया का नाम है, या तो उन्होंने जाना ही नहीं था। कमलेश का परिवार अधिक संपन्न नहीं था, पर उसके पिता ने बच्चों की शिक्षा में कोई कोर कसर नहीं की थी। विवाह में कविता के परिवार द्वारा किए गए खर्च को देखकर कमलेश हैरान रह गया था। 4-5 दिनों तक विवाह का उत्सव चला था। 3 अलग अलग स्थानों पर रस्में निभाई गई थी। उस शानो शौकत को देखकर मित्र व संबंधी दंग रह गए थे, पर सबसे अधिक प्रभावित हुआ था कमलेश। उसने अपने परिवार में धन का अव्यय कभी नहीं देखा था। जहाँ जितना अवश्य हो उतना ही व्यय किया जाता था, वह भी तोल मोल के बाद। सुंदर चुस्त दुरुस्त कविता गजब की मिलनसार थी। 10 माह में ही उसने इतने मित्र बना लिए थे कि जितने कमलेश पिछले 5 सालों में नहीं बना सका था। अब दिन रात मित्रों का आना जाना लगा रहता। माता पिता ने उपहार में कविता को घरेलू साजो सामान के साथ एक बड़ी सी कार दी थी। कमलेश कार्यालय आने जाने के लिए अपनी पुरानी कार का ही इस्तेमाल करता। कविता अपनी मित्र मंडली के साथ घूमने फिरने के लिए अपनी नई कार का प्रयोग करती थी।
मायके में कभी तिनका उठाकर इधर उधर न करने वाली कविता ने मित्रों के स्वागत सत्कार के लिए इस फ्लैट में आते ही 3 सेविकाओं का प्रबंध किया था। घर की सफाई और बर्तन मांजने वाली अधेड़ उम्र की दमयंती साई लेडी जेन से कुछ दूरी पर झोपड़ी में रहती थी। कपड़े धोने और प्रेस करने वाली सईदा सड़क पार बने नए उपनगर में रहती थी। अनिका को कविता ने रहने के लिए निचली मंजिल पर कमरा दे रखा था। वह भोजन बनाने, मित्रों का स्वागत सत्कार करने के साथ ही उसके साथ खरीदारी करने, सिनेमा देखने जाती थी। 4-5 माह में ही अनिका कुछ इस तरह कविता की विश्वास पात्र बन बैठी थी कि उसने गहने संभालने, दूध, समाचार आदि का हिसाब किताब करने जैसे काम भी वह करने लगी थी। कुछ दिनों के लिए कमलेश के माता पिता बेटे की गृहस्थी को करीब से देखने की आकांक्षा लिए आए थे और नौकरों का एक छत्र साम्राज्य देखकर दंग रह गए थे। उसकी माँ ने दबी जबान में कमलेश को समझाया था, बेटा 2 लोगों के लिए 3 सेवक, तुम्हारी पत्नी तो तुम्हारा सारा वेतन इसी में उड़ा देगी। अभी से बचत करने की सोचो, नहीं तो बाद में कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। माँ कविता हम जैसे मध्यम परिवार से नहीं है, उसके यहाँ तो नौकरों की फौज रखना साधारण सी बात है। हम उससे यह आशा तो नहीं कर सकते कि वह बर्तन मांजने और घर की सफाई करने जैसे कार्य भी वह अपने हाथों से करेगी। कमलेश ने उत्तर दिया था, कपड़े धोने के लिए मशीन है बेटे। माँ बोली, साफ सफाई के लिए आने वाली दमयंती भी ठीक है, पर दिन भर घर में रहने वाली अनिका मुझे फूटी आँख नहीं भाती। कपड़े, गहने, रुपए, पैसे आदि की जानकारी उसे भी है। किसी तीसरे को इस तरह अपने घर के भेद देना ठीक नहीं है। उसकी आंखें मैंने देखी है, घूर घूर कर देखती है, सब कुछ काम घर रसोई घर में करती है, पर उसकी नज़र पूरे घर पर रहती है। मुझे तो तुम्हारी और कविता की सुरक्षा को लेकर चिंता होने लगी है। माँ, यह चिंता करनी छोड़ो, चलो कहीं घूमने चलते हैं। अनिका 6 माह से यहाँ काम कर रही है, पर कभी एक पैसे का नुकसान नहीं हुआ। कविता को तो उस पर अपनों से भी अधिक विश्वास है। कमलेश ने बोझिल हो आए वातावरण को हल्का करने का प्रयत्न किया था। रहने भी दो, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अपना भला बुरा समझते हैं। हम 2-4 दिन के लिए घूमने आए हैं, तुम क्यों व्यर्थ ही अपना मन खराब करती हो। कमलेश के पिता ने बात का रुख मोड़ने का प्रयत्न किया था। क्या हुआ, सब ऐसे गुमसुम क्यों बैठे हैं। तभी कविता वहां आ गई थी। कुछ नहीं, माँ को कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी। कमलेश हंसा था, बातें बाद में होती रहती हैं, रहेंगी। हम लोग तो पिकनिक पर जाने वाले थे, चलिए ना, देर हो जाएगी। कविता ने कुछ ऐसे स्वर में अनुनय की थी कि सब हंस पड़े थे। अनिका ने झटपट भोजन तैयार कर दिया था, थर्मस चाय भर दी थी, पर जब कविता ने अनिका से भी चलने को कहा था तो कमलेश ने मना कर दिया था। माँ पापा को अच्छा नहीं लगेगा, उन्हें परिवार के सदस्यों के बीच गैरों की उपस्थिति रास नहीं आती। कमलेश ने समझाया था, मैंने सोचा था कि वह कुछ काम करना होगा तो अनिका कर देगी। ऐसा क्या काम पड़ेगा, फिर मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगा। सच तो यह है था कि खुद कमलेश को भी परिवार में अनिका की उपस्थिति हर समय खटकती थी, पर कुछ कहकर कविता को आहत नहीं करना चाहता। कमलेश के माता पिता कुछ दिन रहकर चले गए थे, पर कमलेश की नंदिनी बुआ, जो उसी शहर के एक कॉलेज में विख्यात है, दशहरे की छुट्टियों में अचानक आ गई थी। क्योंकि कमलेश घर में सबसे छोटा था, इस कारण वह बुआ का विशेष लाडला था। कविता से बुआ की खूब पड़ती थी, पर अनिका को करता धरता बनी देख वह एक दिन चाय पीते ही बोल पड़ी थी, कविता, नौकरों से इतना घुलना मिलना ठीक नहीं है। तुम्हें शायद यह पता नहीं है कि तुम अपनी सुरक्षा को किस तरह खतरे में डाल रही हो। आजकल का समय बड़ा ही कठिन है, हम किसी पर विश्वास कर ही नहीं सकते। मैं जानती हूँ बुआ जी, इसलिए तो मैंने किसी पुरुष को काम पर नहीं रखा था। मैं अपनी कार के लिए एक चालक रखना चाहती थी। अधिक भीड़ भाड़ में कार चलाने से बड़ी थकान हो जाती है, पर देखिए हम दोनों स्वयं ही अपनी कार चलाते हैं। नंदिनी बुआ चुप रह गई।
थी। वह शायद बताना चाहती थी कि पुरुष हो या स्त्री, कोई भी विश्वास के योग्य नहीं है। फिर भी उन्होंने कविता से यह आश्वासन जरूर ले लिया था कि भविष्य में वह ऐसे गहनों से अनिका को दूर ही रखेगी। कविता ने नंदिनी बुआ का मन रखने के लिए उन्हें आश्वस्त कर दिया था, पर उसे अनिका पर अविश्वास करने का कारण समझ में ही नहीं आता था। उसके अधिकतर पड़ोसी एक झाड़ू बर्तन करने वाली से काम चलाते थे, लेकिन वह सोचती थी कि उसका स्तर उन सबसे ऊंचा है। कमलेश ने सबसे पहले कविता को पास के नर्सिंग होम में भर्ती कराया था। सिर पर घाव होने के कारण वह टाँके लगाए गए थे। पूजा और रेनू ने कविता के पास रहने का आश्वासन दिया तो कमलेश घर आ गया और आते ही उसने अपने और कविता के माता पिता को सूचित कर दिया। कमलेश ने नंदिनी बुआ को भी सूचित कर दिया था। बुआ नज़दीक थी और वह अच्छी तरह से जानता था कि उस पर आई इस आफत को सुनते ही बुआ दौड़ी चली आएंगी। प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखकर कमलेश दोबारा नर्सिंग होम चला गया। सिर में टाँके लगाने के लिए कविता के एक और के बाल साफ कर दिए गए थे। हाथ में पट्टी बंधी थी, पर वह पहले से ठीक लग रही थी। कमलेश, मेरे कपड़े बदलवा दो, अनिका से कहना मारी से धुले कपड़े निकाल देगी। कविता थके सर में बोली थी, नाम मत लेना उस नमक हराम का, कहीं पता नहीं उसका मुंह। तुम्हें अब भी यह समझ में नहीं आया कि तुम्हारी यह दशा अनिका ने ही की है? कमलेश क्रोधित होकर बोला था। क्या कह रहे हो? अनिका ऐसा नहीं कर सकती। याद करने की कोशिश करो, हुआ क्या था तुम्हारे साथ? पुलिस का बयान लेने आने वाली है। कविता ने आंखें मूंद ली थी। देर तक आंसू बहते रहते थे। फिर वह अचानक उठ बैठी थी। मुझे कुछ याद आ रहा है। मैं आज अनिका के साथ बैंक गई थी, 50,000 रुपये निकलवाए थे। घर आकर अनिका खाना बनाने लगी थी। मैंने उससे एक प्याली चाय बनाने के लिए कहा था। चाय पीने के बाद क्या, मुझे कुछ पता नहीं। कविता रोने लगी थी। 2 दिन बाद तुम्हारे जन्मदिन पर मैं तुम्हें उपहार देना चाहती थी, तभी नंदिनी बुआ आ पहुंची थी। उनके गले लगकर कविता फूट फूट कर रोई थी। देखो बुआ जी, क्या हो गया? मैंने अनिका पर अपनों से भी अधिक विश्वास किया था, सभी सुख सुविधाएं दी थी। उसने मुझे उसका यह प्रतिफल दिया है। कविता बिलख कर रोने लगी। नंदिनी बुआ चुप रह गई थी। वह जानती थी कि कभी कभी मौन शब्दों से भी अधिक मुखर हो उठता है। वह यह भी नहीं जानती थी कि बहुत कम लोग दूसरों को ठोकर खाते देखकर संभलते हैं। अधिकतर को तो खुद ठोकर खाकर ही अक्ल आती है। अनिका 50,000 रुपये के साथ ही घर में रखे कविता के गहने कपड़े भी ले गई थी। लगभग 5 माह बाद वह अपने 2 साथियों के साथ पकड़ी गई थी और तभी कविता को पता चला कि वह पहले भी ऐसे अपराधों की सजा काट चुकी थी। सुनकर कविता की रूह कांप उठी थी। कमलेश, माँ, पापा तथा घर के अन्य सभी सदस्य ने उसे समझाया था कि भाग्यशाली हो जो तुम्हारी जान बच गई, नहीं तो ऐसे अपराधियों का क्या भरोसा। इस घटना को 5 वर्ष बीत चुके हैं। फैशन डिजाइनर कविता का नाम अपना बुटीक है, पर पति 3 वर्षीय बंटी और बुटीक सब कुछ कविता स्वयं संभालती है। दमयंती अब भी उसका हाथ बटाती है, पर कविता ने सब पर विश्वास और अविश्वास करना और अपना कार्य स्वयं करना सीख गई थी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।